चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 9वीं कक्षा का साइंस का बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। बल क्या होता है कि हम कोई चीज़ उठा रहे हैं तो कितना बल उसमें लग रहा है, कोई चीज़ चला रहे हैं, कोई वाहन चला रहे हैं तो उसमें कितना बल लग रहा है हमारा। और गति, कितनी गति से हम चल रहे हैं। तो गति के नियम जिसमें द्रव्यमान, जड़त्व, ठीक है, बल, संवेग, ये सब चीज़ें ली जाती है, क्रिया प्रतिक्रिया, ये सब गति के नियम में आता है। तो जो बल होता है, बल दो तरह का होता है, संतुलित और असंतुलित। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई टेबल है, ठीक है, एक बच्चा उसको एक साइड से खींच रहा है और दूसरा बच्चा दूसरी साइड से खींच रहा है, ठीक है, तो अगर वो दोनों समान बल से खींच रहे होंगे तो वो टेबल जो है मूव नहीं करेगी, वो शिफ्ट नहीं होगी अपनी जगह से, हिलेगी नहीं। और अगर एक बच्चा बहुत ज़ोर से ज़्यादा बल लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरे वाले का बल कंपैरेटिवली कम है, तो वो उस तरफ चली जाएगी, उस तरफ सरक जाएगी वो वस्तु, वो टेबल, जिस तरफ ज़्यादा बल लग रहा होगा। तो उसे बोलते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल में कोई भी चीज़ मूव हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, अपनी जगह से सरक जाती है। लेकिन संतुलित बल में कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती है, उसे बोलते हैं हम संतुलित बल। ठीक है, उसके बाद है गति, न्यूटन गति के नियम। गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। प्रथम में जड़त्व द्रव्यमान पढ़ेंगे, गति के दूसरे नियम में हम बल संवेग पढ़ेंगे और तीसरे में क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है बल। क्या होता है? यह किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, समझ लो। मान लो हमें नीचे से ऊपर सीढ़ियों पे भी चढ़ना है, तो भी अगर हम बल लगा रहे हैं अपना, तो हम चढ़ पा रहे हैं। अगर बल नहीं लग रहा है, पैडियो अपना मस्कुलर, हमारे मांसपेशियाँ जो काम कर रही है, अगर वो बल नहीं लगाएंगी तो हमारा जो है कोई भी कार्य करने में असंभव होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें वस्तु खींचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है। इसी खींचने और धकेलने को ही बल कहते हैं। ठीक है, दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खींचा जाता है, धकेला जाता है, तो कुछ ना कुछ तो हमने किया ना, चाहे थोड़ा बल लगाए चाहे ज़्यादा बल लगाए। अब दरवाज़ा खींचने में ज़्यादा बल नहीं लगता, लेकिन मैं कहती हूँ मान लो कि हमारी गाड़ी का पंचर है, हम जो चला नहीं पा रहे उसको, तो धक्का मार के ले जानी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा उसमें बल चाहिए होगा। ठीक है, या फिर हम कोई बड़ी वस्तु को उठा के सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रहे हैं तो भी बल ज़्यादा चाहिएगा। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा बड़े काम में हमें ज़्यादा बल चाहिए होता है और कम काम में हमें बल की आवश्यकता कम होती है, लेकिन बल तो लगता ही है। तो बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। जैसे कि इसका असंतुलित का एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। रस्सी को खींचते हैं, 4 लोग इधर खड़े हैं, 4 लोग उस सिरे को पकड़ रहे हैं, तो रस्सी किस तरफ ज़्यादा खींची जाएगी? जिस तरफ बल ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर रस्सी बिल्कुल इधर उधर नहीं शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि संतुलित बल लग रहा है, इधर भी इक्वल उधर भी इक्वल, तो संतुलित बल हो गया। और असंतुलित में जो चीज़ ज़्यादा बल लगा देगी उस तरफ वो शिफ्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है गति के नियम। गति के नियम। गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के परीक्षण से निष्कर्ष निकाला है कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता। कोई वस्तु जब तक अपनी जगह पे पड़ी है, जब तक उसके ऊपर संतुलित बल है। जैसे ही असंतुलित बल हुआ, असंतुलित मतलब एक तरफ से फोर्स ज़्यादा लगी, बल ज़्यादा लगा, तो वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम, 3 नियम थे। न्यूटन गैलीलियो ने जो 3 नियम बनाए, 3 मूल नियम दिए थे उसने। तो पहला जो नियम होता है, जो पहला नियम होता है उसमें क्या होता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल काम ना करे। क्या है पहला नियम? सबको याद हो जाना चाहिए, साथ के साथ मेरे साथ साथ ही बोल के याद कर लो कि पहला नियम ये होता है कि कोई वस्तु तब तक उसी जगह पे रहेगी तब जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं करेगा। समझ में आ रही ना? मान लो कोई पौधा रखा है, तो पौधा जब तक वहीं पे रखा रहेगा तो कोई उठाएगा नहीं उसको। साइकिल खड़ी है तब तक वहीं पे खड़ी रहेगी जब तक कोई उसको हिलाएगा नहीं, कोई उसको चलानी शुरू नहीं करेगा। तो मतलब बाह्य कोई असंतुलित बल कार्य ना करे तब तक वो चीज़ वहीं पे रखी रहती है।
ठीक है। तो दैनिक जीवन में न्यूटन की गति के नियम क्या है? अगर व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में है। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए, परंतु शरीर का अतिरिक्त भाग विराम में ही रहता है। इस कारण व्यक्ति पीछे की तरफ को गिर जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता ही है कि जैसे ही बस चलती है तो पीछे को धक्का क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि जो चीज़ जैसे है वो वैसे तब तक नहीं हिलती जब तक उस पर बल ना लगे। तो जैसे हम खड़े हैं तो पैर तो हमारे आगे को चल पड़े, लेकिन शरीर भी वैसे ही रहना चाह रहा था, तो शरीर का धक्का पीछे को लगता है। ठीक है। ऐसे ही जैसे कोई बस अगर रुक जाती है, बस रुकेगी तो शरीर आगे की तरफ झुकेगा, हमारा आगे की तरफ झुकेगा। इसका मतलब है कि हमारा शरीर तो गति में था जब से, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगी तो हमारे पैर जो है तो रुक गए, लेकिन शरीर आगे की तरफ को थोड़ा सा धक्का लगता है। तो इसे बोलते हैं कि न्यूटन का ये पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इंग्लिश में बोलते हैं, और पहला नियम न्यूटन का, गति का पहला नियम। तो दूसरा एक और एग्जाम्पल इसमें पेपर में पूछा जाता है, जैसे गीले कपड़ों को तार पे सुखाने पर पहले कपड़े कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती हैं और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े को झटकने से कपड़ा गति में आ जाता है और पानी की बूंदें विराम अवस्था में ही रहती हैं। इस वजह से कपड़ों से अलग हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती हैं। गीले कपड़े हैं, कपड़े धोए हैं, उसके अंदर पानी की बूंदें हैं, जैसे ही हम झिड़केंगे तो कपड़ा तो गति में आ गया, लेकिन वो वहीं की वहीं थी, तो इसलिए वो फटाफट नीचे गिर जाती हैं। दूसरा, कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने से झटके की वजह से गिरने से बचाती है। फिर नेक्स्ट आता है द्रव्यमान और जड़त्व क्या होते हैं। देखो, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या विश्राम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। क्या बोला मैंने? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या तो विराम अवस्था या फिर एक समान गति, कांस्टेंट एक ही गति से कोई अवस्था में चलती जा रही है, लेकिन वो जो है उसी अवस्था में रहना चाहती है। कोई चीज़ विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है, कोई चीज़ कांस्टेंट यानी कि एक जैसी ही गति में है तो वो उसी में रहना चाहती है। अगर उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं तो उससे वो अपोज करती है, प्रतिरोध करती है। और वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे वह तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में रहती है जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, जड़त्व कहलाती है। क्या है कि अगर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो वह उसी गति में रहती है, उसी पोजीशन पे रहती है, उसको जड़त्व बोलते हैं। किसी बाह्य वस्तु में द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए जड़त्व भी अधिक होता है। किसी हल्की वस्तुओं में भार कम होता है तो इसलिए जड़त्व भी कम होता है। समझ में आया जड़त्व और द्रव्यमान? फिर से बता रही हूँ, एक बार और समझो, क्लियर होनी चाहिए चीज़, दोबारा देख लो। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। मतलब जो चीज़, अगर तुम बैठे हो तो तुम बैठे रहना चाहोगे, अगर तुम खड़े हो तो तुम खड़े रहना चाहोगे, उस चीज़ को बोलते हैं जड़त्व। मतलब इसके अंदर जड़त्व है। भारी वस्तु का भार अधिक है यानी द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा, और अगर द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम होगा। समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं हम संवेग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। क्या बोला मैंने? कोई भी वस्तु है उसके अंदर कितनी गति है, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। क्या बोला? किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। मोमेंटम जिसे बोलते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी से इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है पी।
और P इक्वल टू एम वी, एम मैंने द्रव्यमान, वी मैंने वेग। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, P इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। एम क्या होता है? द्रव्यमान, और वेग क्या होता है? वी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? संवेग क्या होता है? किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक छोटी सी बंदूक की गोली किसी व्यक्ति की जान ले लेती है। क्यों? क्योंकि बंदूक की गोली का संवेग ज़्यादा होता है। वैसे तो वो छोटी सी गोली है, वो क्या कर लेगी? अगर मैं उसको अपने हाथ में लेके अपनी बॉडी पे मारती हूँ हाथ से ही, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब वो तेज़ी से आएगी, इतने वेग से आई होगी, तब वो जो है नुकसानदायक होती है, तब इसलिए वो जान तक भी ले सकती है। तो इसलिए जो चीज़ वेग में है उसका अलग से असर पड़ता है, जो चीज़ गति कम है तो उसका असर कम पड़ता है। वही चीज़ कैसे पता चल रही है? मोमेंटम से, संवेग से, क्योंकि P इज इक्वल टू एम वी। चलती हुई गाड़ी से टकराने से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है क्योंकि उस गाड़ी का संवेग ज़्यादा होता है। अगर मैं खड़ी हूँ, खड़े खड़े अगर मैं टक्कर मारती हूँ गाड़ी को, तो मुझे चोट उतनी ना लगेगी, नहीं लगेगी, और जैसे जितने की अगर मान लो मैं खड़ी और गाड़ी चलती हुई आ रही है तो मुझे ज़्यादा चोट लगी। क्यों? इसका आंसर यही होगा, क्योंकि उसका वेग ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ज़्यादा हानि पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद आता है संवेग, द्रव्यमान और वेग, तीनों चीज़ों को पढ़ा जाए। वही P इज इक्वल टू एम वी। क्या है? फॉर्मूला याद करो, P इज इक्वल टू एम वी। P क्या है? संवेग, M क्या है? द्रव्यमान, V क्या है? वेग। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं। किसी वस्तु का संवेग, अगर वस्तु विराम अवस्था में है, अगर कोई विराम अवस्था में है, मान लो कोई चीज़ रुकी हुई है, तो क्या हो जाएगा? देखो, जब कोई चीज़ रुकी हुई है तो क्या हो जाएगा कि v जो है हमारा, ये इसमें जो v है वो ज़ीरो हो जाएगा। v ज़ीरो होगा तो m को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो हमारा मोमेंटम यानी संवेग भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। इसका यूनिट क्या होती है, मतलब मात्रक क्या होता है इसका? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या है? एक सेकंड, यस, द्रव्यमान का मतलब क्या है? हमें m दे दिया गया है 10, और ये क्या हमें v दे दिया गया है। हमें क्या निकालना? संवेग निकालना है, तो P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय v। तो ये 10 हो गया, ये वाला कितना? 2 हो गया। आंसर आ गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, मैं वीडियो बन रही है, वीडियो को पॉज करके और आप जो है ये वाले क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम का मतलब होता है कि न्यूटन की गति दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल की समानुपाती होती है। मतलब क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल, मतलब संवेग उतना ही ज़्यादा होगा जितना बल ज़्यादा होगा। क्या बोला? संवेग उतना ही ज़्यादा होगा जितना बल ज़्यादा होगा, संवेग उतना ही कम होगा जितना उस पर असंतुलित बल कम लगेगा। क्या बोला? किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उसके लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक। समानुपातिक का मतलब होता है अगर वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घट रही है। तो अगर संवेग बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ रहा है, या बल बढ़ रहा है, यूँ कह लो कि बल बढ़ रहा है, असंतुलित बल बढ़ रहा है तो संवेग भी बढ़ रहा है, और अगर बल घट रहा है तो संवेग भी घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है कि जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन मतलब क्या है? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। क्या बोला? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम कितना हो जाएगा?
देखो संवेग में क्या लिया गया है हमने, संवेग क्या था, mv था, तो mv, एक मिनट को बता देती हूँ। देखो संवेग हमने क्या लिया है, mv, v क्या है इसमें, वेग है। तो वेग हमने पहले पढ़ा था ना, गति वाले चैप्टर में पढ़ा था, वेग क्या होता है, अंतिम भी हो सकता है और प्रारंभिक भी हो सकता है। तो प्रारंभिक को लेते हैं u और v को लेते हैं हम अंतिम। ये तो हो गया अंतिम और ये हो गया हमारा प्रारंभिक, ये हो गया हमारा प्रारंभिक। ठीक है, तो फिर अगर मेरे को उसको माइनस करना है तो मैं यही लूँगी ना, mv माइनस mu, है तो mv ही, लेकिन जो अगर मैं कहती हूँ प्रारंभिक वेग क्या होगा तो mu ले लेंगे। तो mu इज़ द, mu क्या है हमारा, mu है हमारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है mv। ठीक है, तो अगर मैं इसको करती हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं लेती हूँ, अगर परिबंधक की दर m इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, हमने किया था ना, एक्सेलरेशन करते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, a माइनस v माइनस यू अपॉन में t। तो यहाँ पे हमने जो है एक होता है हमारा f इज इक्वल टू m a, f इज इक्वल टू m a। तो वो कैसे निकलता है उसका ही फॉर्मूला हमें दिया हुआ है कि प्रारंभिक अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, दोनों को माइनस कर दिया, m कॉमन ले लिया, v माइनस यू आ गया, v माइनस हो गया। अगर दर की बात करते हैं तो दर में क्या है, टाइम तो लेते हैं, दर कभी भी किसी चीज़ का दर निकालना हो तो उसको जो है टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से भाग दे दो, वो दर निकल जाता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर बटे t लिख दिया। ठीक है, तो गति के दूसरे नियमों के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, बल के, बल यानी कि फोर्स। तो f उतना ही होगा जितना कि हमारा संवेग होगा। मैंने भी बोला था ना कि f समानुपाती का साइन होता है, ये देखो समानुपाती का साइन होता है ये वाला। ठीक है, तो f जो है संवेग के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब संवेग क्या हो जाएगा कि m v माइनस यू अपॉन में t, ये आ गया। और हम जो है इसको हटा के, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाए, समानुपात को हटाए, तो ये हटा के k लग जाता है, एक कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू गिवन होती है कि m v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है ना, और m ये वाली वैल्यू जो है हमारी क्या है, a होता है, एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं हम। तो इसकी जगह हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो k f इज इक्वल टू k m a। तो k क्या है, k a अनुपातिकता स्थिरांक है। हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि k का मान 1 हो जाता है, बल के मात्रक को इस तरह से लेंगे कि k का मान 1 हो जाए। तो ये था हमारा दूसरा नियम। दूसरे नियम को लेने के लिए हमारे जो है, तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला f इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन में t, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। दूसरा f इज इक्वल टू m a, वो भी कर सकते, दोनों से जो है आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप कर सकते हैं। तीसरा नियम आता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर मैं मान लो किसी एक नाव पे से, बोट में से उतर रही हूँ, तो एक पैर मैंने ज़मीन पे रखा, एक मेरा बोट पे है, तो जितना फोर्स मैं आगे को लगा रही हूँ ना, आगे वाले पैर से, उतना ही पीछे वाले से बोट को धकेल भी रही हूँ। तो हर एक चीज़ पे दोनों समान लगते हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। मतलब किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसी के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार प्रतिक्रिया के बल का परिमाण में बराबर लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत। जैसे कि नाव खेना, हम आगे को चल रहे हैं, जितना आगे को चल रहे हैं उतना ही हमारा बल जो है पीछे को लग रहा है। बंदूक में प्रतिक्रिया, बंदूक को हम जितने पीछे की तरफ वो खींच के फोर्स लगते हैं, उतनी ही जो है गोली तेज़ी से निकलती है। सड़क पर चलना, ज़मीन पर व्यक्ति का चलना, एक पैर हम आगे रख रहे हैं तो दूसरे पैर से उतने ही फोर्स से पीछे वाले पैर से ज़मीन को धकेल भी रहे हैं। तो ये होता है हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्या होता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो इसी के लिए न्यूमेरिकल है हमारे 20 ग्राम द्रव्यमान को गोली, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 150 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो हमें क्या करना है, दोनों बराबर होते हैं, तो m1 v1 प्लस m2 v2
फॉर्मूले को पुट करके जो है हम उसमें से ये वाली वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा, ये पूरा चैप्टर है हमारा बल व गति के नियम।